संगठन के सिद्धांतों में हमने पद सोपान पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यूनिटी ऑफ कमांड भी पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का क्षेत्र। कोई भी संगठन में कार्यकुशलता का स्तर बनाए रखने के लिए उस पर नियंत्रण होना आवश्यक है। नियंत्रण का क्षेत्र उसकी क्षमता या परिधि को प्रदर्शित करता है जो किसी नियंत्रणकर्ता अधिकारी में होती है। अर्थात एक अधिकारी एक समय में कितने अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। नियंत्रण का क्षेत्र प्राय नियंत्रण की स्थिति, प्रबंध का क्षेत्र, पर्यवेक्षण का क्षेत्र, या हम इसे सत्ता का क्षेत्र भी कहते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल के या नियंत्रण के क्षेत्र के कुछ पर्याय हैं, जबकि स्पैन के कई अर्थ हैं। एक समयावधि जो समाप्त होती है या निरंतर चलती रहती है, या एक किनारे से दूसरे किनारे की जो दूरी तय करता है उसको हम कंट्रोल कहते हैं, या किसी पुल के आधार की दूरी। या नियंत्रण का क्षेत्र में स्पैन का अर्थ किसी नियंत्रणकर्ता अधिकारी के मत के ध्यान के उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत वे अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। ग्रेकुनास ने नियंत्रण के क्षेत्र को ध्यान का क्षेत्र भी कहा है। डिमॉक और डिमॉक के शब्द में नियंत्रण के क्षेत्र का अर्थ किसी उद्यम के मुख्य कार्यपालक और उनके मुख्य सहयोगी और अधिकारियों के मध्य सीधा और व्यवहारिक संचार संपर्कों की संख्या और क्षेत्र से है। इसकी आवर्ती विशेषताएं। यह पद सोपान व्यवस्था और आदेश की एकता से संबंधित सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह निश्चित करता है कि कोई अधिकारी अपने अधीनस्थों को निर्देश दे सकता है या नहीं। तीसरा, नियंत्रण का क्षेत्र संगठन की संरचना, उद्देश्य, कार्य प्रकृति, अधीनस्थों का सहयोग आदि पर निर्भर करता है। यह सिद्ध है कि नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा या सीमित होगा उतना ही नियंत्रण अधिक होगा। नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत या व्यापक होने पर नियंत्रण प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। प्रत्येक कार्मिक का प्रत्यक्ष नियंत्रण उसके निकटस्थ उच्चाधिकारी के द्वारा किया जाता है। इसके संबंध में दो तथ्य महत्वपूर्ण हैं। पहला, प्रत्येक स्तर पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका नियंत्रण और पर्यवेक्षण किया जाना है। दूसरा, प्रत्येक उच्चाधिकारी अधिक से अधिक जिले कितने अधीनस्थों और कार्मिकों का सफलतापूर्वक नियंत्रण कर सकता है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई निश्चित फार्मूला नहीं है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने इनकी संख्या को अलग अलग बताया है। अपने सैनिक अनुभव के आधार पर हैमिल्टन ने कहा कि एक उच्चाधिकारी 3 या 4 अधीनस्थों को नियंत्रित कर सकता है, जबकि ग्रेकुनास ने इसे 5 या 6 माना है। हेनरी फेयोल ने भी यह संख्या 5 एवं 6 बताई है। अमेरिकन प्रबंध लॉर्ड हडिन और ग्राहम वालस की राय में कोई भी मुख्य कार्यपालिका किसी प्रकार का अतिरिक्त भार अनुभव के बिना 10 से 12 अधीनस्थों को नियंत्रित कर सकती है। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। पहला है कार्य। संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रकार का कार्य संगठन में किया जा रहा है, इस पर नियंत्रण का क्षेत्र प्रभावित होता है। यदि नियंत्रणकर्ता अधिकारी तथा अधीनस्थों का कार्य एक समान प्रकृति का हो तो सरलता से नियंत्रण किया जा सकता है। यदि कोई अधीनस्थ हो और सभी भिन्न भिन्न कार्य करते हों तो नियंत्रण करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। शिक्षा और सामान्य प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रण करना सरल बन जाता है, जबकि तकनीकी नियामकीय संगठनों में यह कार्य कठिन होता है। दूसरा है व्यक्तित्व। एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों के गुणों, अवगुणों, व्यवहार और कुशलता से किस प्रकार कार्य लेता है। यदि उच्चाधिकारी खुद कुशल है, मेधावी है, तो वह अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है। समय इसका आशय संगठन की आयु से है। यदि संगठन बहुत पुराना है
तो नियंत्रण प्रक्रिया सरल हो जाती है। अगर संगठन एकदम नया है तो उसको नियंत्रण करने में थोड़ा समय लगता है। यदि अधीनस्थ कार्मिक और उसका उच्चाधिकारी एक ही कमरे में हो और एक ही भवन में हो तो अधिक व्यक्तियों का नियंत्रण किया जा सकता है। किंतु भौगोलिक दृष्टि से अगर दूर दूर कार्यालय हैं तो अधीनस्थों पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। नियंत्रण के क्षेत्र में मुख्यतः संगठन की पद सोपान व्यवस्था और सत्ता के प्रत्योजन से संबंधित भी है। कोई भी उच्च अधिकारी जो अपने अधीनस्थों को पर्याप्त सत्ता प्रदान करता है किंतु नियंत्रण की सत्ता अपने पास रखता है तो वह अधिक सफल रहता है। दूसरी ओर जो उच्च अधिकारी अधीनस्थों को समस्त अधिकार प्रदान कर देता है और उसी सत्ता के अनुरूप अधीनस्थों की जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं करता तो नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। फिर है नियंत्रण की विधि। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है कि संगठन में किस प्रकृति का कार्य होता है और नियंत्रण करने की पद्धति या तकनीक क्या है। यदि कार्य की प्रगति रिपोर्ट मांगनी कर ही नियंत्रण किया जा सकता है तो इससे बहुत से अधीनस्थों पर नियंत्रण हो सकता है। लेकिन तकनीकी प्रकृति के कार्यों में यदि प्रत्यक्ष अवलोकन करना है तो यह कम ही हो पाता है। पद सोपान के स्तर के अंतर्गत नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। यदि स्तरों की संख्या अधिक है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम हो जाएगा और यदि स्तरों की संख्या कम है तो नियंत्रण का क्षेत्र बढ़ जाएगा। नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित कई बाधाएं भी सामने आती हैं। जैसे व्यक्ति चाहे कितना भी योग्यता क्यों न हो रखता हो, नियंत्रण और निरीक्षण करने की शक्ति और एक सामर्थ्य होती है जिसके अंतर्गत ही वह कार्य कर पाता है। व्यक्ति के पास जितने अधिक बड़े या गंभीर उत्तरदायित्व होते हैं, सक्रिय नियंत्रण का क्षेत्र उसी अनुपात में कम हो जाता है। एक ही प्रकार के कार्य करने वाले अधीनस्थों के मामले में नियंत्रण का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। प्रत्येक संगठन में नियंत्रण का क्षेत्र और इसकी विधियां एक समान नहीं होती। संचार क्रांति के कारण नियंत्रण के क्षेत्र को अधिक सहज और विस्तृत बना दिया है।